नमस्कार। पूर्व सांसद अली अनवर जो पसमानदा महाज के संस्थापक हैं, उनसे मुस्लिम और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुस्लिम राजनीति और मुसलमानों के रुख के बारे में हम जानने के लिए आए हैं। और अली अनवर जी से अब उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि पसमानदा के लिए बीजेपी और संघ ने बहुत कुछ पिछले 1.5-2 साल में किया है, और लेकिन पहले उससे नहीं हुए, लेकिन पहले फेज के चुनाव के बाद ही उनका रुख फिर वही पुराने अपने मुसलमान बनाम हिंदू शुरू हो गया है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं अली अनवर जी से कि पसमानदा मुसलमानों का रुझान इस लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ है, किसको वोट दे सकते हैं, दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी। देखिए, पसमानदा शब्द को मोदी जी ने हाईजैक करने की कोशिश की और हैदराबाद में अपनी पार्टी की सीईसी की बैठक में सबसे पहले ये शब्द उनकी ज़ुबान पर आया। उसके बाद दिल्ली में ये शब्द ज़ुबान पर आया और फिर भोपाल में, मध्य प्रदेश में जम करके इस सवाल पर बोले। तो ये जब पहली बार इन्होंने हैदराबाद में जब बोला, तभी हमने इनको एक लंबी चिट्ठी लिखी और जिसमें हमने ये लिखा, वो चिट्ठी सार्वजनिक भी कर दी हमने, बुकलेट छाप करके पूरे देश में बंटवाया। और उन्हीं को चिट्ठी नहीं लिखी, हमने सारे अपोजिशन पार्टियों को भी चिट्ठी लिखी अपने पसमानदा के सवाल पर। तो मोदी जी से हमने कहा कि भाई बुलडोज़र भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो और पसमानदा ही बुलडोज़र और मॉब लिंचिंग, घर वापसी, लव जिहाद जैसे आपके जो मुद्दे हैं शुरू से, उसके सबसे ज़्यादा विक्टिम यही तबका होता है पसमानदा। इसलिए होता है कि गरीब है, इसलिए गो रक्षा भी उसमें एक इनका अभियान है, तो बहुत पुराना अभियान है जनसंघ के समय से। तो उसके विक्टिम ये पसमानदा मुसलमान एक तो गरीब हैं और दूसरे ये है कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इनकी योजना थी कि पसमानदा मुसलमानों को अगड़ा और पिछड़ा करके, पसमानदा जो मुसलमान है, ये देखिए रिलीजन न्यूट्रल शब्द है, हालांकि उर्दू का फारसी का है और हमने इस शब्द को 1998 में 25 साल पहले शुरू किया, तो ये हमारे पर ये चिपक गया है। तो अब मोदी जी जब भी कहते हैं, पसमानदा की बात करते हैं, तो नहीं चाहते हुए भी जो गोदी मीडिया है, हमारा बाइट उसको लेना पड़ता है। तो और हम जिसमें हम ये बताते हैं कि जो पसमानदा मूवमेंट है, आंदोलन है, तहरीक है, वो सेकुलर है। वो और सेकुलर माने इस तरह से कि वो हिंदू फिरका परस्ती के भी खिलाफ है और मुस्लिम फिरका परस्ती के भी खिलाफ है। वो अगर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है तो वो ओवैसी के और मुस्लिम लीग के भी खिलाफ है। और ये आज से नहीं कृष्ण मोहन जी, ये आज़ादी के समय से, जब जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का जो नारा दिया पाकिस्तान बनाने का, उसकी मुखालफत करने के लिए पसमानदा जो मुसलमान, उस समय पसमानदा नहीं था, मोमिन नाम था, 40,000 मोमिन इंडिया गेट पर चले आए एक सूत्री डिमांड को लेकर के कि मुल्क का बंटवारा मजहब के बुनियाद पर नहीं होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र का भी विरोध सावरकर का और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने का भी विरोध। तो यहाँ हमने कहा मोदी जी से कि आपकी दाल गलने वाली नहीं है। तो कुछ दिन तो चलाया पसमानदा स्नेह यात्रा,
करके, सभा सम्मेलन करके, लोग जो बेनिफिशियरी खास करके हैं मुसलमान, उनको अनाज जिनको मिलता है या और कोई सरकारी, तो उसका पूरा लिस्ट इनकी पार्टी के आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है। वो जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि मोदी जी हाथ बढ़ा रहे हैं आपके तरफ, तो आप भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। तो हमने लोगों से कहा कि भाई हाथ बढ़ाइएगा तो हाथ भी काट लेने वाली ये जमात है, इसलिए दूर ही रहिए इसमें। तो अब सही बात यह है कि उनकी दाल जब नहीं गली और उनको ये नहीं दिखा कि मुसलमान इस तरह से बटेंगे और हमको वोट करेंगे, तो उन्होंने ये राग फिर हुआ ना, एक फिर बैतलवा डाल पर। तो अब तो कोई 10 साल में कुछ किया नहीं, और घुमा फिरा करके इनके मंत्री हो या खुद ये देखिए, दिल्ली के चुनाव में कपड़ों से पहचानने वाली बात खुद मोदी जी ने की। खुद जो इनके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा, उस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था एनआरसी के खिलाफ, तो उस समय कहा कि बटन इतना जोर से दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे। तो इस तरह से मॉब लिंचिंग का तो कहना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आपको बिहार, झारखंड, पूरे जगह ये सब चलते रहा। तो हमने कहा कि मोदी जी के बीच और मुसलमानों के बीच, और खास करके पसमानदा मुसलमानों के बीच बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का संकट है। आप पर कैसे भरोसा किया जाए? हमने उनको कहा कि पसमानदा को स्नेह की जरूरत नहीं, उन्होंने स्नेह यात्रा, पसमानदा को सम्मान की जरूरत है, बराबरी की जरूरत है। पसमानदा इस देश का शहरी है, इस देश का नागरिक है। संविधान में सभी नागरिक को बराबर का अधिकार है, बस वही पसमानदा बराबरी का अधिकार चाहता है। हमारे साथ भेदभाव नहीं हो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सरकार नहीं करे। तो इसीलिए यहाँ दाल नहीं गली, तो फिर चले आए उसी पर। तो मंदिर का भी तो इस समय मुद्दा उतना नहीं है, तो वो पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू करके और मंगलसूत्र से शुरू करके, और मुस्लिम लीग की छाप है। अरे भाई, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग, मुस्लिम शब्द ही नहीं है और हिंदू शब्द ही नहीं है। इस तरह का शब्द का बड़ी इस बार मैच्योरिटी कांग्रेस ने दिखाई है कि उसका जो मैनिफेस्टो है बहुत बैलेंस है, और वो मोदी जी के एजेंडा पर वो उससे बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। तो इसीलिए अब दूसरा तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि काठ की हांडी एक ही बार न चढ़ती है, बार बार। तो अब इसमें काम नहीं करेगा, ना हिंदू उनको नोटिस ले रहा है, इनके इस ये पर जो उत्साह अपने उनके कार्यकर्ता, आप देखिएगा उनकी मीटिंग में जो पहले मोदी मोदी होता था, अब कम हो गया है, भीड़ भी कम जुट रही है। लेकिन जो भी है उनका तिकड़म, साजिश, जाल फरेब, उम्मीदवारों को हटा लेना देखा कई जगह, इंदौर से लेकर के और सूरत से लेकर के और कई जगह, और पता नहीं पूरी में, और पता नहीं आज चुनाव हो रहा है, और जो बाकी जो क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ कहाँ कहाँ इस तरह की घटना वो करेंगे। तो ये सब है, ईवीएम का भी खेल है। तो इसी सब पर भरोसा है उनका। अच्छी बात यह है कि न मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, तो न मुसलमान भड़क रहा है और न हिंदू उत्तेजित हो रहा है। सब लोग, हिंदू मुसलमान, सब समझ गए हैं कि ये सिर्फ वोट में लेने के लिए ये सब बितंडा खड़ा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या मुसलमान कुछ उनकी तरफ झुके हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सवाल पहले देखिए, नेचुरल चीज है कृष्णमोहन जी कि आप किसी को जलील कीजिए, किसी को कोड़े मारिए, किसी के गर्दन पर तलवार रखे रहिए और फिर लेमन चूस लॉलीपॉप उसको थमाइए, तो उसके हलक के गर्दन के नीचे उतरेगा,
पसमानदा अब तो पसमानदा देखिए इधर बंद कर दिए हैं पसमानदा कहना। तो कुछ लालची लोग, गद्दार लोग, कुछ महत्वाकांक्षी लोग तो हमेशा होते हैं। आज़ादी की लड़ाई तो ऐसा इशू था कि सब एक मत थे कि भाई ब्रिटिशर्स इस देश को जाए। उसमें भी गद्दार लोग मिल गए, अंग्रेजों का साथ देने वाला। खुद जो इनकी परंपरा के लोग, प्रधानमंत्री जी की परंपरा के लोग हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी तो नाम नहीं था, हिंदू महासभा था, आरएसएस था, तो ये तमाम लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे बल्कि गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या तक में इसी विचारधारा के चलते उनकी हत्या हुई। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, जिसकी मूर्ति सबसे ऊंचा बनाए हैं पटेल साहब, सरदार पटेल साहब की, उन्होंने प्रतिबंध 2 बार प्रतिबंध लगा, तब उसमें ये कहा। तो गांधी पे तो 6वीं बार हमला हुआ जिसमें ये मारा गया गोली। उसके पहले तो 5 अटेम्प्ट हो चुका था। एक बार उनको किसी ने चाकू भी मारा था, वो ब्राह्मण था, और उसको गांधी जी ने कहा कि नहीं वो नादान आदमी है, छोड़िए, उसको छुड़वा दिया था। तो उसके बाद लगातार अटेम्प्ट होते होते 6वें में वो तो प्रयास रहा उनके ऊपर, और जिसमें वो सफल। गांधी जी का बड़पन देखिए कि उन्होंने सुरक्षा नहीं ली कोई। अगर कोई कमांडो, आजकल जो लोग माने मोदी जी इतना कमांडो लेके, अमित शाह जी या छोटभैये नेताओं तक को ये कमांडो देते हैं, तो इस तरह का उन्होंने सुरक्षा नहीं ली। सत्य का ही हथियार था। और हे राम कहते हुए सनातन हिंदू की बात करते हैं, और गांधी तो कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। और उस सनातनी हिंदू की, ये हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, ये हिंदू मुसलमान करने वाला गोडसे कौन था? तो आपने ठीक कहा कि कई बार ये जो योजना बनी, और इसमें पुणे के लोग मैंने ज़्यादातर शामिल थे। मैं आपको बताता हूँ, और सावरकर की विचारधारा के लोग, सावरकर पर भी खुद ये चला, मुकदमा चला, केस उनका भी नाम आया। तो लेकिन जब ये लोग तो कहते हैं कि हम इधर मुसलमानों में काफ़ी मुसलमान जब प्रगतिशील हैं, वो हमारे साथ आए हैं, और कई लोगों को इन्होंने पद भी दिया है हर जगह। हालांकि यह है कि जो गुजरात मॉडल है, जो पूरे देश पे लागू हो रहा है, उस गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ 10% मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम को वहाँ उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। पूरे देश में नहीं किया है। गुजरात में तो उनका राज्य है, जिसको चाहते हैं जिता देते हैं, ये उनका है गुजरात मॉडल, यही है। किसी एक को शायद दिए हैं ना लोकसभा में? नहीं, इस बार अभी नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं किसी को। अच्छा, किसी मुस्लिम को। एक शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ते थे हमारे यहाँ बिहार से, उनको भी इस बार नहीं मिला टिकट, तो उन्होंने नहीं दिया है। तो एक बात तो है, सही बात है कि मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, और मुसलमान को वो टिकट देते नहीं है। उनकी देखिए, ये हिंदू मुसलमान माने सांप्रदायिकता इनहेरेंट है। जैसे कहावत है ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो मर जाएगा। तो वही इनकी जो नस्ल है, इनकी जो वैचारिकता है, ये सांप्रदायिकता नहीं करेंगे तो ये जिंदा ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए, वो जम्मू कश्मीर का कह रहे हैं कि 370 हटाए, और उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल भी है तो घाटी की जो 3 सीटें हैं, वहाँ ये कैंडिडेट ही नहीं दिए। वही कह रहे हैं, वो नॉर्मल हो गई, इनको हिम्मत नहीं, भाग गए। नहीं तो आपका मानना है कि वहाँ पे नॉर्मल इनके कहने से हुआ है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं माने हुआ है। तो इसी डर से वो नहीं वहाँ लड़े? वहाँ मुंह दिखाने, बल्कि एक ये गुलाम नबी आजाद को खड़ा किए, उनको ले गए। देखिए, मुसलमानों में जो मुसलमान होते हैं, गुलाम नबी बहुत बढ़िया नाम है, तो बहुत प्यार से लोग गुलाम नबी किसी का नाम रखते हैं, गुलाम सरवर कहते हैं, गुलाम गौस लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। लेकिन ये गुलाम नबी का मतलब
पैगंबर के गुलाम, ये बड़ा अच्छा नाम समझा जाता है। पैगंबर नबी से जोड़ करके, अगर अच्छा। जिसके नाम में नबी हो, बहुत पायस और पाकीजा अपने खुदा का गुलाम। हाँ, तो वो कुर्सी के गुलाम, वो बंगले के गुलाम, और उनको भी ठीक ठाक करके खड़ा किया जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनका बंगला अभी खाली नहीं कराया गया ना? खाली नहीं कराया, वो साउथ एवेन्यू वाला। हाँ हाँ, वही है। वही है, वही है। अच्छा। उनको पूरा सुरक्षा की व्यवस्था है। और आप समझ लीजिए कि उनको भी हिम्मत नहीं हुई, वो भी वक्त खड़े हुए। लेकिन क्या ये लगता है, ये दो चीजें, कि कांग्रेस की जो आज स्थिति बनी है उसमें ऐसे ही गुलाम लोग मेन कारण है क्या, जो कि वहां रहते हुए मोदी से संबंध इनका पहले से रहा है क्या, इसका मतलब? नहीं, देखिए, हम तो रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ, पार्लियामेंट में रहे। नहीं, तो अंदर से ये लोग ये मोदी को सपोर्ट करते रहे, इसका मतलब कई मुद्दों पे? देखिए, अब अंदर तो कोई सीना चीर करके देखने की बात नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट बाद में, जब उनका कांग्रेस से खटका, कुछ और लोग भी थे, G23 या क्या बनाए, उसमें कई लोग थे, तो उस ग्रुप में आए, और इनको तो राज्यसभा चाहिए था, कांग्रेस ने इनको दोबारा रिपीट नहीं किया, तो अब वही खुन्नस था, तो उसी खुन्नस में अपना चले गए। जिस पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे स्टेट से भी चुनाव लड़ाया, हमेशा सत्ता सुख भोगा, एक बंगले के लिए, एक कुर्सी के लिए उसको छोड़ करके, तो इसीलिए कहा कि ये नबी के गुलाम नहीं है, ये कुर्सी के गुलाम, ये मोदी के गुलाम हो गए। अच्छा, ये मुसलमानों का कहना है। कश्मीर के लोगों से हम लोगों की बात हम लोग भी पूछना चाहे कि भाई क्या होगा, गुलाम नबी साहब पार्टी बनाए हैं, ये लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये नबी के गुलाम अब कहाँ रहे, ये तो मोदी के गुलाम हो गए हैं। लेकिन खुद भी तो अभी लोकसभा चुनाव तो लड़े नहीं लड़े, उनकी पार्टी बनाए, पार्टी नहीं लड़ी, तो उनको कौन वोट देगा? भाग गए, बीजेपी अपने भाग गई। जब बुनियाद भी वहां से भाग गया, जो बीजेपी इनको इतना धो पोछ करके इनको खड़ा किया था, तो बीजेपी भाग गई, तो इनकी क्या वक़्त है? तो क्या कई लोग कहते हैं कि जो सेकंड यूपीए सेकंड में, फर्स्ट में तो नहीं, थोड़ा मोड़ा था, लेकिन सेकंड में सबसे ज़्यादा मोदी को जो बचाने का काम किए लोग, वो गुलाम नबी थे अंदर, अहमद पटेल थे, गुजरात का उनको अपनी एक था कि गुजरात में हमारा वर्चस्व बना रहे, ताकि मोदी वर्सेज मुसलमान और वो होता रहे, तो उनका वर्चस्व कायम रहे। उसके चलते वो प्रश्रय अंदर अंदर मोदी को देते रहे। दोनों लोगों का उस समय तक आपस में कहा जाता है कि मोटा मोटी संबंध भी था। इसी तरह गुलाम नबी यहाँ थे, और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति रहते हुए और राष्ट्रपति, हाँ, भारत रत्न लिया, हाँ, आरएसएस सब कुछ हुआ। गए। तो ये तीन लोगों ने कांग्रेस की जो आज गति है, जिस गति में कांग्रेस आज पहुंची है, उसमें से क्या ये लोग, क्या ये आरोप जो लग रहा है, अब ज़्यादा लगने लगा है, कितना आपके अनुसार सही है या नहीं सही है? नहीं, देख, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में शुरू से इस तरह के एलिमेंट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वैचारिक रूप से सांप्रदायिक नहीं रही है। लेकिन लोग ऐसे वैसे नहीं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक नरसिंहा राव चले गए, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि धोती के अंदर वो निकर पहन करके, जो आरएसएस वाला हाफ पैंट पहनते थे, वो आदमी चला गया। प्रणब मुखर्जी को क्या नहीं कांग्रेस ने दिया, वो बाद में माने भारत रत्न लिया, आरएसएस की प्रशंसा की, हेडक्वार्टर में गए उनके, ये गुलाम नबी आजाद। तो इस तरह के लोग रहे हैं, कई देखा आपने, कई जगहों पर लोग। अभी असम का जो मुख्यमंत्री है वो इन्हीं की पार्टी से गया है। तो कांग्रेस में इस तरह के लोग रहे हैं और बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचते रहे हैं। लेकिन ये नई कांग्रेस राहुल जो बना रहे हैं, ये नई तरह इनकी, आप समझ लीजिए कि जितना ये फ्रंटल अटैक आरएसएस पर वैचारिक लड़ाई की तरफ इस चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या शुरू से तो एक नए कांग्रेस का जन्म हो रहा है।
और इसमें अगर सफल हो गए तो क्योंकि विचार पर ही असल चीज सब चीज टिका होता है, तो अपने को ये तैयार कर रहे हैं। और 4000-5000 किलोमीटर पैदल चल करके और ऐसे पूरे देश का भ्रमण करके जो स्थिति पैदा की है, तो एक वैचारिकता का परिचय दिया है। पहली बार कांग्रेस इस तरह से, माने कमजोरी रही है, लेकिन पहली बार इस तरह की कांग्रेस बन रही है। इसीलिए इस बार मुसलमानों का ज़्यादा झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ है। लेकिन देखिए, वहाँ तो एक जैसे कितने शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक है, ठीक है, उसके बाद उसके कितने दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें जुड़ी हुई है, उसके जन संगठन, मतलब कितना है उस हाँ। एक्चुअल कहीं ढूंढने जाइए तो जल्दी नहीं मिलता है कि कितना है। ऑफिशियल पूछिए भी तो लोग, उनके जो पदाधिकारी हैं वो गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि आप किसान संघ अलग है, वो कोई आदिवासी वाला अलग है, एकल विद्यालय अलग है, मैंने इस तरह के दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं उनकी, शिक्षकों का अलग है। तो इन हालात में कांग्रेस का जो कोई सेवा संघ और बाकी चीज़ें थी जो अलग अलग, वो एक तरह से एक्टिव नहीं है। तो इनका जो मुखौटा कह सकते हैं, बीजेपी मुखौटा है, अंदर तो संघ है। इस तरह के हर वर्ग में घुसने वाले इनके विभिन्न शाखाएं, प्रशाखाएं और पर्दे के पीछे वाली शाखाएं नहीं हैं। तो एक तरह से तो संघ ने पूरे हर तरह से चीज़ों को पकड़ लिया है। ऑक्टोपस जैसे हर जगह उसका प्रभाव है। उस ऑक्टोपस जैसे प्रभाव को कांग्रेस अब एक तरह से केवल कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही रह गई है, और उसमें भी जो चीज़ें अभी देख रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो उस ऑक्टोपस वाले पूरे महाशक्तिशाली तंत्र से सत्ता प्लस संगठन दोनों में आज की स्थिति में अब पैसा आप देख ही रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत सामने आ गया है किस तरह से लिया गया है, और दूसरे को किस तरह से ईडी और सीबीआई के मार्फत प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मतलब जो विरोधी हैं उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। चुनाव के समय भी जो पार्टी में इनके साथ जुड़े हुए एनडीए में आ गए वो एकदम हरिश्चंद्र के भी हो गए। हाँ, तो वो सबका एकदम हरिश्चंद्र हो गए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कुछ, इवन शरद पवार का लीजिए। शरद पवार जो जब भूकंप के बाद केशुभाई पटेल को हटाया गया था और इनको ये बने थे, मुख्यमंत्री बनाया गया था आडवाणी के जिद के बाद मोदी को, शरद पवार उनको कितना बाद में जाके वहाँ पे भूकंप का वाजपेयी जी ने ये कर दिया था, तो जाते थे तो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट किए। वो हैं बाल साहब ठाकरे ने इनको प्रोटेक्ट किया पूरा बाद में। तो जब बाद में हटाया जाने लगा इनको दंगे के बाद, तो भी बाल साहब ठाकरे ने प्रोटेक्ट किया, अंदर अंदर पवार ने भी किया। संघ के तमाम लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस में पवार भले ही है, वो नरसिम्हा राव हमारे हैं। केवल कौन कौन विरोध में है? अर्जुन सिंह। तो उन लोगों को लगता था कि ये लोग तो छद्म रूप से हिंदुत्व की बात करते ही करते हैं अंदर। इन हालात में हम यदि देखें तो वही जो संबंध इनके चाहे पवार से रहे चाहे अन्य लोगों से, तो पवार की क्या गति कर दी है पार्टी, वो किस तरह से तोड़ के, और घर में ही किस तरह से, और कब आरोप क्या लगाए हैं अभी चुनाव प्रचार में, संबंधों का पुराने ख्याल। और अब उस स्थिति को देखते हुए क्या आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी आक्रामक, इतनी महाशक्तिशाली और पुतिन और सी की राह पर चलने वाले पावर वाले रुख को कांग्रेस में ये केवल राहुल और प्रियंका तोड़ पाएंगे? सही, देखिए सही आपका आंकलन है। एक तो देखिए आपने जो बात कही कि ये मोदी जी ऐसे हैं जिस किसी को छोड़ते नहीं है। जो इनके साथ सटा, बड़ी पार्टी का ये बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, तो जो इनके साथ सटा उसको ये खा जाते हैं। ये तो जॉर्ज फर्नांडिस भी कहते थे बाद में। हाँ, तो ये कहते थे लेकिन चले गए, उनके साथ भी चले गए। मंत्री का पद मिला, तो चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे माने कांग्रेस के अंदर के बहुत सारे लोग हैं, नीतीश जी भी सोशलिस्ट थे, सबसे बढ़िया उदाहरण नीतीश जी। हाँ नीतीश जी हैं।
तो कहने का मतलब ये कि इस सबको शिवसेना या कभी कई बार प्रशंसा किए माने शरद पवार जी, लेकिन सबको पता चल गया कि भाई ये क्या चीज है, किसी को छोड़ते नहीं है। नायडू। हाँ, तो ये सब लोगों को पता चल गया है। इवन इनके बीजेपी, हम समझते हैं अभी तो इतना दबदबा है इनका, अगर ये बहुमत के थोड़ा सा नीचे आ गए तो इनकी पार्टी में भी इस तरह, अब तो इनकी पार्टी में बहुत सारे कांग्रेसी भी चले गए हैं। ये कांग्रेसीकरण भी इनकी पार्टी का हुआ है। भले संघ अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी में तो उस समय भगदड़ मचेगी, इनकी पार्टी में भी भगदड़ मचेगी, आज नहीं तो कल। अगर ये नीचे आए फिर पावर में आ जाए तब तो देश तानाशाही और फासिज्म की ओर अभी ही खतरा है। संविधान, प्रजातंत्र, सबका गला घोंटने की तैयारी है। अगर ये कामयाब हो गए, ईश्वर न करे, खुदा न करे कि ये कामयाब हों, अगर हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो तो बीजेपी संघ या जो लोग इस चीज़ को आप जो बता रहे हैं कि ये तानाशाह हो गए, तो ये तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी से तानाशाह कौन बड़ा होगा, वो तो इमरजेंसी लगा रही थी, ये तो इमरजेंसी भी नहीं लगाए हैं, इतना अच्छी बात कर रहे हैं, मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो एकदम राम राज्य ला रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी, हम लोग उसके खिलाफ थे। उस समय हम लोग छात्र थे, तो फिर अखबार में भी थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी थी उसके खिलाफ सब लोग लड़े। जयप्रकाश जी ने उसको लीड किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से एक ये काम किया, लेकिन उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा जो कांग्रेस की थी शुरू से, जो गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे जो उनके नेता थे, उनकी विचारधारा में कम्युनलिज्म नहीं था। अगर होता तो पाकिस्तान बना तो उसी समय ये लोग हिंदू राष्ट्र बना सकते थे। लेकिन देखिए, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े, तो ये लोग थियोक्रेटिक स्टेट के, धर्म आधारित राज्य के खिलाफ थे और एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना की और उसी के अनुरूप ये संविधान बना। और यही आजादी की लड़ाई की यही भावना थी जिसका मूर्त रूप है हमारा संविधान। तो ये काम किया, तो अब उसी पर खतरा है। इसीलिए हम समझते हैं कि हर समझदार आदमी, हर समझदार, और हमको भरोसा है इस देश की जनता पर कि भले आजकल देखिए जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां, आपने ठीक कहा कि एक तरह से क्रिपल कर दिया है आर्थिक रूप से, सारा संसाधन, दौलत, सारी संस्थाओं पर इलेक्शन कमीशन किस तरह से एकदम मुट्ठी में और बेशर्मी के माने हद तक जा करके, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सांप्रदायिक जहर उगल रहे हैं और इनको रोक नहीं रहा है। नोटिस भी बहुत दबाव पड़ा तो नोटिस इनको सीधे नहीं दे करके पार्टी को दे रहे हैं। तो इस तरह का काम माने ये हो रहा है। उसी तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक भी एक तरह से बहुत इंडिपेंडेंस उसमें होता था, लेकिन उसका तमाम रिजर्व भी ले करके लुटा रहे हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन आ भी गया सत्ता में तो 10-20 साल फिर ट्रैक पर लाने में उसको लगेगा। इस तरह से इस देश को आर्थिक रूप से ये कंगाल बना दिए हैं, उसको लगेगा 10 साल कम से कम। अच्छा, तो इन समूह का असर आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं, वहाँ की राजनीति में आप उठे पले बढ़े, वहाँ पे मुस्लिमों का क्या रुख है? वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल क्लियर है, इनके साथ मुस्लिम कोई जाने वाला नहीं है। वहाँ सीधा सीधी है। नीतीश जी को आप देख लीजिए, उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नीतीश जी जब
जब तक नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं गए थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, तब तक तो ठीक ठाक 15 के चुनाव में जीते। लेकिन उसके बाद जो 20 का चुनाव हुआ, 2020 में जो चुनाव हुआ, उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट इनका नहीं हुआ। एक डमी, एक बसपा का जीता था एक उम्मीदवार जमा खान, उसको लेकर के मंत्री बनाए, तोड़ के। हाँ, उसको ले आकर के मंत्री बनाए। तो इसीलिए इनको चूंकि मैं भी रहा नीतीश जी के साथ, हाँ, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। 11.5 साल, हम जानते हैं इनको वोट मिल रहा था। इनको ये उम्मीद था, उस समय भी ये कहते थे हमसे कि देखिए अब बीजेपी को मुस्लिम वोट भी कुछ कुछ मिलने लगा, तो अब बीजेपी को अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा। तो हम उस समय भी उनको कहते थे कि इस मुगालते में मत रहिए, बीजेपी जिस आइडियोलॉजी की पार्टी है वो आइडियोलॉजी उसको हटने नहीं देगी। वो मर जाए मिट जाए लेकिन वो हट नहीं। कम्युनलिज्म छोड़ करके जो हम कहते हैं कि उसकी प्राणवायु है वो कम्युनलिज्म, वो मरा हुआ शरीर हो जाएगा अगर सांप्रदायिकता छोड़ देगा तो। इसी की बुनियाद पर बना है। हाँ, आप जिसको भी पढ़िए, उनके जितने लिटरेचर को पढ़िए, उसमें यही है। वो देखिए, सबसे मुस्लिम को आप कह रहे हैं मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम। अरे भाई, साधारण बात है, पसमानदा मुस्लिम भी तो है। तो आप सबको नाहक पर, हिंदू उब गए हैं, हिंदू लोग उब गए हैं, तो सारे पसमानदा को आप पसमानदा कहने से आप इतना बेवकूफ़ है पसमानदा कि आपको वोट दे देगा। अरे इक्का दुक्का लालची लोग कहीं तो चले जाते हैं, आज़ादी की लड़ाई में चले गए, तो वो तो खुद इनकी अपनी परंपरा के लोगों को ये ले लेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में इस बार मुसलमान बिहार क्या, मैं कहता हूं मोहन जी, देश में कहीं भी नहीं जाएंगे, भाई लार्ज नहीं जाए, इक्का दुक्का चले जाएं, ये अलग चीज। पश्चिम बंगाल की 6 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, ज़्यादा वहाँ संख्या है, उसमें भी 2 बीजेपी निकाल ले गई जी। मालदा नॉर्थ और एक क्या नाम है उसका, 2 जगह से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोट बांटने के लिए बीजेपी से ज्यादा दूसरी पार्टियां हैं। बहन मायावती जी हमारे साथ थी, बहुत उनके लिए रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, और अपना भी नुकसान कर रही हैं। हाँ, शुरू में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इतना ज्यादा, हाँ, सपा और कांग्रेस के विरुद्ध। जी, अभी 2-3 जो टिकट बदला है, तो ये कुछ आजमगढ़ में देखिए, अगर गुड्डू जमाली जीत गए थे पिछली बार, इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट बदल करके फिर नया कैंडिडेट दे दिया। जौनपुर में अभी कल जौनपुर में किया। हाँ। तो कहने का मतलब कि ये लोग सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं, उस दबाव में अपना एग्जिस्टेंस। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के दबाव में मायावती ये कर रही है? ताकि दबाव में, ताकि साफ जाहिर है कि दबाव में बी टीम जो कहा जाता है। अरे देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सब जगह है। ओवैसी क्या कर रहे हैं, वो भी देखिए, ओवैसी तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ते हैं। हाँ। अब बिहार में आकर के जो मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज, वहां एक किशनगंज से उम्मीदवार दिए। अब जो बाकी फेज, दूसरे फेज के बाद जो बाकी फेज बचा है, उसमें 9 उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, 9 उम्मीदवार। तो ये आ गए, ये सिर्फ बांटे, वही रोल प्ले कर रही हैं बहन जी, वही रोल पर प्ले कर रहे हैं ओवैसी। और कई तरह से, माने अगर अच्छा होता कि बंगाल में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है ममता जी को कि हम अकेले जीत जाएंगे, वहां कुछ है भी, माने तो ठीक है, माने। लेकिन बीजेपी, ये मान लीजिए कि पिछली बार तो 18 सीट जीत गई थी या 17 जीत गई थी वहाँ, तो बीजेपी को वहाँ
आना है, कम आना है, हाफ से भी कम पर आना है। उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं, बिहार में हम आपको कह रहे हैं, एक पूर्व सांसद होने के नाते नहीं, पत्रकारिता में भी लंबे समय तक उस दृष्टि से हम देखते हैं, घूमते हैं, देश भर के लोगों से बात होती रहती है, तो सभी जगह, क्योंकि पीक पर ये थे, अब उससे आगे बढ़ने का गुंजाइश नहीं है, वो घटेंगे तो 2, 4, 5, 10, 15, 20 घटते घटते इनको मुश्किल हो, 400 पार का आप देख लीजिए, अब नारा देना बंद कर दिए। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ये अभी तो यूपी में कुछ लोग इनके बीजेपी के विधायक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 400 नहीं 500 पार जाएगा। वो तो छोड़ दीजिए, नीतीश जी ने 4,400 को 4,000 पार कह दिया था आप एक मीटिंग में। अच्छा। और मोदी जी के सामने मोदी जी हक्का बक्का रह गए, सब लोग कि क्या बोल रहे हैं। फिर उनको एहसास हुआ तो उनका पैर छू करके 2-2 बार उनका पैर छुए नीतीश जी। अच्छा। अपना तो फिर तब से अब ज़्यादातर नीतीश जी को ले करके मंच भी शेयर नहीं कर रहे हैं, एक आध बार छोड़कर, अपवाद छोड़ करके। तो कहने का मतलब कि इनको बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। दक्षिण भारत में इनकी उपस्थिति करीब बिल्कुल नहीं है, और उत्तर भारत में भी जहां पर थे, पीक पर थे, उससे नीचे ही इनका ग्राफ जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि ये 272 जो है वहां तक 72-73 तक ये पहुंचेंगे, वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे, हमको ये लगता है। और क्या आपको लगता है कि संघ के लोग भी जो पहले एक्टिव रहते थे उतना एक्टिव नहीं है इस बार? देखिए, इस थ्योरी में हमारा विश्वास नहीं है। अच्छा। हमको लगता है कि ये थ्योरी कुछ लोग जाने अनजाने जो चला रहे हैं, संघ भी नाराज है और संघ के लोग नहीं ये कर रहे हैं, हमको इस थ्योरी में विश्वास नहीं है। ठीक है। कुछ लोग संघ, चूंकि संघ भी देख रहा है कि हमको तो भाई ये लोग जीतेंगे हारेंगे, लेकिन हमारा संगठन जिस तरह से पहले सांस्कृतिक संगठन है, खुल करके चुनाव में, मोदी के बाद तो ये खुल करके चुनाव में आ गए और इनका असली रूप सामने आ गया, और चुनाव का जो सत्ता का सुख है भोगने लगे। और फिर इनके विचार के अनुसार तो मोदी जी ने सब काम किया ही है, सारा काम तो एजेंडा को, बीजेपी का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा, सबको लागू किए हैं। 370 हो, सिविल कानून हो, या जो भी हो, या हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की फैलाने वाली लाइन है, वो हो, सब पर तो काम कर रहे हैं। तो ये नहीं, अपना वो देख रहे हैं कि ये अगर चले भी जाए, उनको डर हो गया है, तो कुछ लोग इसको जाने अनजाने लीक करके खबर कि नहीं बीजेपी इनसे नाराज है। हमको नहीं लगता आरएसएस इनसे नाराज है, हमको इस थ्योरी में विश्वास नहीं है। बिल्कुल आरएसएस नाराज नहीं है, हाँ काम कर रहे हैं। अब ये बात है कि जिस तरह से सरकार की बदनामी हो रही है, जिस तरह से जो आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले की बात करी, जिस तरह से कांग्रेसियों को बड़े पैमाने पर ले आ रहे हैं, उससे ये लोग चिंतित हैं और थोड़ा उस पर असर है। लेकिन बीजेपी, मोहन भागवत जी जो हैं मुख्य संचालक, या उनकी पूरी टीम, उनका लीडरशिप ये लगा हुआ है। थोड़ा सा सुस्ती आई थी तो एक दिन जा करके ये एक रात बिताए वहाँ नागपुर में। नहीं, हमने बात किया था कुछ लोगों से, तो विदर्भ में 2 सीटों पे गए थे, प्रचार किए, लेकिन वो गडकरी के यहाँ नहीं गए प्रचार करने। गडकरी भी उन 2 सीटों पे नहीं गए प्रचार करने। गडकरी तो बिना मिले भी नहीं, हाँ, बिना पंपलेट और उसके घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। तो ये सुनने में आया है कि वो विदर्भ में 2 सीटों पर वोटिंग कम हुई है, लेकिन उस रात वो कुंभी कपूर इंडियन एक्सप्रेस में लिखी है गपशप में अपने कि वो रात बिताए थे। लेकिन वहाँ हमने किसी से पूछा था नागपुर, तो कहे कि नहीं, वो रात नहीं बिताए थे। खैर, वो तो उन लोगों का पर्सनल मामला है, वो उसी के हैं, संघ क्वार्टर में नहीं रात बिताया है, राजभवन में रहे, तो जो मिलना था मिले। अच्छा। उनको उसमें गडकरी मुख्य रूप से था कि नहीं मिले।
तो यही करने की भाई सुस्ती मत आए। तो सुस्ती आया है, नीचे के वर्कर में सुस्ती आया है, क्योंकि उसको जवाब नहीं सूझ रहा है। एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भाई जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप कल तक लगाते थे भाजपा के कार्यकर्ता, उसी को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। ये सब है कुछ पर्सनल रीजन, एंटी इनकम्बेंसी होता है ना। देखिए, जब कोई तानाशाही करने लगता है, परिवार में भी कोई तानाशाही मनमानी करने लगेगा, तो उसके खिलाफ उसके बच्चे, उसकी बीवी विद्रोह पर उतर आती है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। यही जिस तरह की तानाशाही अपनी पार्टी में कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, तो उसका तो आज नहीं कल उसका तो असर पड़ेगा ही। तो क्या आपको लगता है कि मान लीजिए सीटें कम आ रही हैं और ये मालूम हो कि नहीं, ये लगे पार्टी में भी लोग कहने लगे, संघ को भी लगे कि ये आदमी तो यदि होगा तो फिर और दिक्कत कर देगा, तो इससे भाई इसको हटाओ, गडकरी को लाओ, तो उस स्थिति में क्या विपक्ष के कुछ लोग गडकरी के नाम से आ सकते हैं समर्थन देने, या गडकरी बेहतर रहेगा? देखिए, हमारा भी कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोगों ने कवर किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र धर्म निभाने की बात कही थी गोधरा के बाद। लेकिन वो तो अडवाणी के अड़ने के कारण ये नहीं, अडवाणी के अड़ने के कारण, लेकिन ये क्यों नहीं अड़े? वाजपेयी जी क्यों नहीं? हाँ, बर्खास्त कर सकते थे उनकी सरकार को। देखिए, उस समय बहुमत नहीं था इतना जबरदस्त, तो वो सॉफ्ट चेहरा उनका बना रह गया। बेचारे स्वर्गवासी भी हो गए, लेकिन उनका सॉफ्ट चेहरा एक बना रहा, इतना कह देने से कि उन्होंने हिदायत की दी थी। तो बीजेपी में कोई भी, गडकरी भी बन जाएंगे तो इनकी तरह से जहर नहीं उगलते हैं। हर आदमी की अपनी शैली होती है, बोलने की, अपने को एक्सप्रेस करने की, काम करने की, लेकिन विचारधारा तो संघ परिवार की ही रहेगी। कम्युनलिज्म को अगर नहीं, फिर वही कहा कि भाई कम्युनलिज्म नहीं करेंगे तो घोड़ा घास की दोस्ती वाला बात आ जाएगी कि मर जाएंगे ये। तो वो विचारधारा, अब ये बात सही है कि उनके नाम पर कुछ लोग कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए पटनायक साहब ही चले जाएं, या उधर से और कुछ लोग मिल जाएं, दूसरे चंद्रबाबू नायडू कुछ मिल जाए, लेकिन मोदी जी को फिर कम होगा तो मोदी जी के नाम पर फिर, या मान लीजिए पंजाब से कुछ सीट, एक आध सीट मिल जाए, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन मोदी जी के बहुमत से जब नीचे आएंगे तब इनकी सरकार बनना मुश्किल है, और हम नहीं समझते हैं कि अगर गडकरी जी आएंगे तो वैचारिक रूप से आरएसएस की विचार नहीं बदल सकती है, बीजेपी का पॉलिटिकल लाइन बदल नहीं सकता, काम करने की शैली बदल जा सकती है। तो चलिए, ये रहा अली अनवर जी से बातचीत। तो उम्मीद है कि सबको कुछ मिला होगा, अच्छा लगा होगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।